हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, इस चैप्टर का 2 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मुख्य स्थलाकृति वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि हम पिछले 2 वीडियो में क्या-क्या पढ़े थे। तो फर्स्ट वीडियो में तो हमने इंट्रोडक्शन जाना था और इस चैप्टर में जो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल बताया गया है, उसके बारे में जाना था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जाना था, जितना इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है? उसके बाद आज के इस वीडियो में हम इसके बाद जो दिया गया है, मुख्य स्थलाकृति, इसको पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सभी वीडियोस में पहले एनसीईआरटी को रीड करते हैं, फिर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो हम उसको समझते हुए चलते हैं। और जब सभी वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको पूरा चैप्टर एक कहानी की तरह समझ में आ जाता है। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हाइलाइटर ले लेते हैं। दोस्तों, मुख्य स्थलाकृति में यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें कई सारे वर्ड्स आ गए, अपर्दन, अपक्षय और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या चीज़ है, विभिन्न घटकों द्वारा निक्षेपण। ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले इन तीनों शब्द को जान लेते हैं। कौन कौन से शब्द? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये तीनों क्या है? ठीक है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ना, इस चैप्टर को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इस टॉपिक को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है। पहाड़ आप सबने देखा होगा और ये चट्टानी पहाड़ है मान लीजिए। ठीक। और यहाँ पर सूरज है, हमारा सन। ठीक है। बहुत तेजी से चमक रहा है। जब सन बहुत तेजी से चमकता है तो वातावरण गर्म हो जाता है। वातावरण गर्म होगा तो ये चट्टान भी गर्म हो जाएगा। और कोई भी चीज गर्म होती है ना तो वो फैलती है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये सूरज चला गया। अब बन गया बादल। ठीक है। इस तरह से ड्राइंग कमजोर है भाई। ठीक है। लेकिन आप लोग समझ जाइए। अब ये बादल आ गया। अब यहाँ पे आ रही है बारिश। ठीक है। इस तरह से बारिश हो रही है। ठीक। अब ये चट्टान गर्म था, लेकिन यहाँ हो रही है बारिश, तो इससे क्या होगा, ये चट्टान ठंडा हो जाएगा। कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे सालों से कभी गर्मी पड़ रही है तो कभी बरसात हो रही है, कभी ठंडी पड़ रही है। ठीक। अच्छा, ये मौसम में नहीं, एक दिन में भी कभी कभी हो रहा है। दिन में सुबह में मान लीजिए गर्मी पड़ रही थी, शाम में बारिश होने लगी। ठीक है। ऐसा बहुत जगह होता है। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा ना, कि कभी गर्मी और कभी बरसात और कभी ठंड से ये जो चट्टान है ये टूटने लगेगी। क्योंकि कभी ये फैल रही है, कभी सिकुड़ रही है, कभी ये फैल रही है, कभी सिकुड़ रही है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है, हर दिन भी हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये टूट जाएगी। ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ये। ठीक है। और इसी प्रक्रिया को अपक्षय बोलते हैं। जब ऐसा होता है कि कोई चट्टान इस वजह से टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसको हम लोग कहते हैं अपक्षय। अपक्षय होना। ठीक है। सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज आप देखिए कि यहाँ जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी है ना, ये मान लीजिए अगर जोर से बारिश आती है तो यहाँ से बह करके पानी के साथ यहाँ चली जाएगी। ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए ये जमा हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टूट गई।
ये टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय, ठीक? उसके बाद जब बारिश हुई तो बारिश ने इन छोटे-छोटे टुकड़ों को यहाँ से बहा दिया, ठीक? अब बारिश ने जब इसे बहाया तो ये कहलाएगा अपर्दन, ठीक है? अब बहाकर इन छोटे-छोटे टुकड़ों को जहाँ पर ले आया, जहाँ पर जमा कर दिया, ये कहलाएगा निक्षेपण, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अपक्षय क्या कहलाता है? जब ये टूटती है, ठीक है? उसके बाद अपर्दन क्या कहलाता है? जब ये यहाँ से हटा दी जाती है, ठीक है? चाहे वो पानी की वजह से हटा दी गई हो या हवा उसको उड़ा कर ले जा रही है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो उड़ा कर ले जाते हैं। तो जिस भी वजह से यहाँ से ये हटी हो, वो तो कारक है जिस वजह से हटी है, लेकिन अगर ये हटाई गई तो ये क्या कहलाएगा? अपर्दन हुआ इसका, ठीक है? और जहाँ पे ये जमा की गई, ये कहलाया निक्षेपण। इसका हटना अपर्दन कहलाया, इसका यहाँ जमा होना निक्षेपण कहलाया और इसका ये टूटना अपक्षय कहलाया, ठीक है? तो इससे आप बेसिक बात समझ गए होंगे कि अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। अब हम टॉपिक को ठीक से समझ सकेंगे। दोस्तों अभी हमने बहुत अच्छे से समझा, अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कहा गया है नदी के कार्य, ठीक है? अब ये अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय ये नदी कैसे करती है इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है? तो यहाँ देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी का पानी जो है वो सबसे पहले तो अपर्दन करती है और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, ठीक है? अब खड़ा ढाल क्या होता है? ठीक है, तो खड़ा ढाल का मतलब फिर वही मैं यहीं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे ये समतल जमीन है और खड़ा ढाल इस तरह से बिल्कुल ढलान है, ठीक है? तो इसको हम लोग खड़ी ढाल बोलेंगे, ठीक है? और इससे भी तेज, जैसे मान लीजिए इस तरह से जमीन है और एकदम इस तरह से भूमि आ गई, ठीक है? गड्ढा आ गया, उसके बाद जमीन इस तरह से है, ठीक है? तो अब इसमें पानी किस तरह से बहेगा? अब हम इसे पानी ले लेते हैं मान लीजिए, तो पानी इस तरह से आएगा और सीधे नीचे गिर जाएगा, ठीक है? इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलप्रपात। जलप्रपात बन जाता है इससे, ठीक है? तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं और इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी-कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़े पैराग्राफ में आपको नदी के कार्य बताया गया और ये अपर्दन निक्षेपण कैसे करती है इसके बारे में बताया गया। लेकिन इसको चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये फोटो दिया गया है, ये बाढ़ का मैदान है पूरा, ठीक है? ये आपको चाप झील दिया गया है, ये आपका चाप झील हो गया, ठीक है? और ये जो मोड़ है इसको विसर्प बोलते हैं और ये तटबंध है, ठीक है? चलिए इसे हम लोग व्हाइट बोर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक और बात बताई गई है, वितरिका, ठीक है? सहायक नदी तो होता है, वितरिका क्या होता है और डेल्टा क्या चीज़ है, ठीक है? ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। जैसे नदी का कार्य ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में हमें ठीक से समझना है कि विसर्प क्या होता है
उसके बाद ये चाप झील क्या होते हैं, वितरिका क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है और डेल्टा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कोई भी नदी जो है ना वो सीधे नहीं बहती है, ये इस तरह के मोड़ बना करके बहती है। ठीक है, और इसी मोड़ को, नदी के इसी मोड़ को विसर्प कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है वो देखिए, नदी इस तरह से बह रही है, नदी का पानी ऐसे बह रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे बह रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है ना, नदी जो है अपने साथ अपने किनारों का कटाव करती है। जैसे ये नदी ऐसे बह रही है ना, तो इस किनारे को ना काटते काटते कुछ दिनों बाद यहाँ से बहने लगेगी। ठीक है, और ये किनारा जो है इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि नदी उधर जा रही है तो ये कोशिश करेगी कि मैं उधर ही जाऊं, लेकिन यहाँ से मोड़ है तो फिर उधर जा करके इधर आएगी, तो यहाँ की कुछ मिट्टी को ये काट करके ले आएगी और इस मिट्टी को ये यहाँ पे जमा कर देगी। ठीक है, जमा कर देगी, ये थोड़ा सा इस तरह से, नहीं नहीं, ये जो मिट्टी है वो यहाँ पे जमा होगा इस तरह से। ठीक है, और ये कटाव होगा, नदी फिर कुछ दिन बाद यहाँ से बहने लगेगी। ठीक है, इस तरह की चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो मिट्टी लेकर के गई ये हो जाएगा यहाँ पे जमा। ठीक है, जमा हो जाएगा और ये नदी और इधर से बहना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि पानी का फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह से यहाँ से बहने लगेगी। ठीक है, अब ये मिट्टी जो है यहाँ जमा हो जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से बहने लगेगी। ठीक है, तो कोई भी नदी ना इसी तरह से काम करती है। धीरे धीरे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि इधर वाला एरिया ना ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर वाला एरिया इस तरह से घटते जाएगा। ठीक है, इधर वाला एरिया इस तरह से बढ़ते जाएगा, इधर वाला एरिया इस तरह से घटते जाएगा, इधर वाला एरिया इस तरह से बढ़ेगा, इधर वाला एरिया इस तरह से घटेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊं तो ये नदी जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ये नदी किस तरह से काम कर रही है, यहाँ पे मिट्टी जमा हो गया है। ठीक है, और नदी अब कुछ इस तरह से बहने लगी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा ना कि पूरा एकदम रास्ता चेंज हो जाएगा, ये पूरा इस तरह से बहने लगेगी और इस तरह से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, हाथ से ही मिटा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये पूरा इस तरह से बहेगी। ठीक, यहाँ इस तरह से हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नदी बहुत ज्यादा टर्न ले लेगी। अब ये ऐसे, अब क्या होगा ना, नदी इस जगह को काटना शुरू कर देगी इस तरह से, यहाँ से ऐसे काटना शुरू कर देगी। ठीक, ऐसे काटना शुरू कर देगी ऐसे। ठीक, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बढ़ते बढ़ते नदी ऐसे मिल जाएगी इससे। ठीक, ये वाला एरिया अलग हो जाएगा। अब नदी कैसे बहेगी, ऐसे, वापस से छोटी हो जाएगी। ठीक है, मैं इससे आपको बता देता हूँ, इस तरह से वापस से ये नदी इस तरह से छोटी हो जाएगी। अब ये वाला इलाका जिसमें नदी पहले बहती थी, यहाँ केवल पानी भरा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जिसमें अब केवल पानी भरा होगा, इसको हम कहते हैं चाप झील। चाप झील। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि नदी पहले इस तरह से बहती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने किनारे को कटाव करते हुए इस तरह से हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब नदी जो है अपने किनारे को कटाव करते हुए इस तरह से बहने लगती है, इस तरह। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, शुरू से मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको देखिए नदी इस तरह से बहने लगती है, इस तरह से। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि नदी इससे जुड़ जाएगी ऐसे, यहाँ से ऐसे,
ब्लैक से मैं दिखा देता हूँ रास्ता बना के। अब ये बहेगी धीरे धीरे, ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे 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 बहने लगेगी। ठीक है, या फिर नदी यहाँ से अगर जुड़ रही है तो इस तरह से जुड़ जाएगी। अब यहाँ से इसका ये कट जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या बन गया, चाप झील बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग चाप झील कहते हैं। ये इधर भी बन सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि नदी काम कैसे करती है और चाप झील कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चाप झील इस तरह से बनते हैं, नदी का जो किनारा है ना, उसको नदी काटते जाती है और एक समय ऐसा आता है जब किनारों को काटते हुए वो खुद ही जुड़ जाती है। तो उसके बगल में जो रास्ते, जिस रास्ते से वो नदी पहले बहती थी, वो रास्ते में केवल पानी भरा रह जाता है। ठीक है, तो वो एरिया चाप झील कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वितरिका किसको बोलते हैं। ठीक है, वितरिका और सहायक नदी, इसमें भी बहुत लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, इस तरह से नदी है। अगर इस नदी में कोई नदी दूसरी तरफ से आकर के मिल रही है, जैसे यहाँ से कोई आके इस तरह से यहाँ मिल गई, इस तरह से आके यहाँ मिल गई, तो ये कहलाएगी सहायक नदी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। लेकिन मान लीजिए ये जो नदी है आगे जाकर धीमी हो जाती है, मान लीजिए, और धीमी होने के बाद ये कई भागों में बढ़ जाती है। इसी नदी से एक और नदी निकल के इधर बह रही है, इसी नदी से एक और नदी निकल के इधर बह रही है, इसी नदी से एक और नदी निकल के इधर बह रही है, और इसकी इस शाखा से और एक नदी निकल के इधर बह रही है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से पंखनुमा आकृति बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वितरिका, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब ये पूरा इलाका, यहाँ क्या होगा कि नदी ने अपने साथ जो भी मिट्टी और जो भी बालू लेकर के आया है, उसको, क्योंकि यहाँ धीमी हो गई है नदी, तो यहाँ पे जमाव कर देगी। ठीक, नदी अपने साथ जो भी चीज अपर्दन करके लाई है, कटाव करके लाई है, उसको यहाँ पे जमा कर देगी। ठीक है, तो नदी अपने साथ जो भी लाई है उसको यहाँ पे जमा कर देगी, इसीलिए ये फिर इस तरह से पंखनुमा आकृति में बढ़ जाती है और इधर समुद्र से मिल जाती है। ठीक, तो ये इलाका जो होता है ना बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी ने अपने साथ जो भी मिट्टी लाया है उसको यहाँ छोड़ देती है। ठीक है, और क्योंकि वो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा खेती किया जा सकता है, बहुत बढ़िया फसल उगता है। ठीक है, तो इस तरह का जो इलाका होता है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो सभी नदियों का कोई ना कोई डेल्टा होता है इसी तरह का। ठीक, और नदी जिस जगह समुद्र से मिलती है उस जगह को हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नदी काम करती है। नदी अपने साथ मिट्टी को काटते हुए चलती है, तो वो अपर्दन हुआ, और उसी अपर्दन के वजह से, उसी कटाव के वजह से चाप झील बनता है। अपर्दन भी करती है, निक्षेपण भी करती है। ठीक है, जैसे ये नदी बह रही है इस तरह से, तो इस इलाका को काटेगी। ठीक है, और इस इलाका को भी काटेगी। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें समझ नहीं आएगा। जैसे इस तरह से नदी बह रही है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो नदी इस वाले इलाके को काटेगी। ठीक है, इस वाले इलाके को, लेकिन यहाँ पे मिट्टी भर देगी। ठीक है, यहाँ से काट देगी। ठीक है, तो यहाँ तो हो रहा है अपर्दन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, निक्षेपण। जैसे यहाँ से फिर पानी बहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो कटाव की गई मिट्टी है ना, पानी क्योंकि उधर जा रहा है, तो ये मिट्टी यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अपर्दन और निक्षेपण के कारण
नदी का कटाव होते रहता है, नदी के किनारे का, और इसी वजह से चाप झील बनते हैं। ठीक है, चाप झील क्या बनता है, नदी अपना रास्ता दूसरा कर लेती है, तो ये जो किनारा है, मान लीजिए यहाँ से नदी फिर ऐसे बहने लगी, तो ये वाला जो इलाका है वो चाप झील बन जाएगा। ठीक, क्योंकि अब नदी यहाँ से बह नहीं रही है, केवल पानी जमा हो गया है, खाली इलाका है उसमें। ठीक, तो ये चाप झील हो गया। वितरिका मैंने आपको बताया सहायक नदी सबसे पहले, तो जो नदी मुख्य नदी में आकर के मिलती है उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। और जब मुख्य नदी धीमी हो जाती है, धीरे से बहने लगता है, तो यहाँ से कुछ नदियाँ टूट कर इधर उधर बहने लगती है, इसको हम लोग वितरिका कहते हैं। ठीक है, नदी अपने साथ जो भी कटाव करके मिट्टी लाए रहती है, उसको जब वो धीमी हो जाती है तो वहाँ छोड़ देती है, और समुद्र से जब मिलती है नदी, तो उस समय अक्सर धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मुहाना है उसका, वहाँ पे जब ये धीमी हो जाती है तो जितने भी लाए गए मिट्टी को वहाँ पे छोड़ देती है। ठीक, तो इसके वजह से ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र बनता है, जो नदी का डेल्टा कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, तो आज हम बस नदी के कार्य ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम हवा के कार्य भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद समुद्री तरंगों के कार्य भी पढ़ेंगे कि अपर्दन और निक्षेपण किस तरह से ये करते हैं और किस तरह से स्थलाकृतियाँ बनती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा, कम से कम हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।